आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि खिलौने बच्चों की जिंदगी का अटूट हिस्सा हैं, जिसके साथ वक्त गुजार कर वो काफ़ी कुछ सीखते हैं। वर्चुअल दी इंडिया टॉय फेयर 2021 के इफ्तिताह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से मुल्क भर के कई लोगों से बातचीत के दौरान मिस्टर मोदी ने अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में सनत से जुड़े लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने कश्मीरी गंज खोजुआ के रहने वाले रामेश्वर सिंह से बातचीत के दौरान लकड़ी के खिलौने बनाने पर खुसूसी जोर दिया और कहा कि बच्चों और खिलौनों एक दूसरे को देखते हैं, बच्चों या खिलौनों की नकल करते हैं, इस तरह उसे खिलौने बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वाज़ेह है कि मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। वर्चुअल नुमाइश में 30 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों के 1000 से ज़ायद मसनूआत पेश किए जाने का मंसूबा है। मेले में रिवायती हिंदुस्तानी खिलौनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी पेश किए जाएंगे। हुनर देने से बचने लगे हैं। वो सोचते हैं कि बेटे इस कारोबार में ना आए। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। इस दिशा में देश ने कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले वर्ष से खिलौनों की क्वालिटी टेस्ट को अनिवार्य किया गया है। इंपोर्ट होने वाले खिलौनों की हर खेप में भी सैंपल टेस्टिंग की इजाजत दी गई है। पहले खिलौनों के बारे में सरकारें बात करने की भी जरूरत नहीं समझती थी। इसे कोई गंभीर विषय नहीं समझा जाता था। लेकिन अब देश ने खिलौना उद्योग को 24 प्रमुख क्षेत्रों में दर्ज किया है, उसका दर्जा दे दिया है। नेशनल टॉय एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें 15 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है ताकि ये उद्योग कॉम्पिटिटिव बने, देश खिलौनों में आत्मनिर्भर बने और भारत के खिलौने दुनिया में भी जाएं। वजीर पंचायत राज और देह तरक्की एरब अली दयाकर राव ने ज़िले वरंगल के हनमकुंडा किशनपुरा में वाक़ मास्टर जी गर्ल्स हाई स्कूल में खानगी असातिज़ा और लेक्चरर्स की ग्रेजुएट मीट में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि कोरोना के असर से आमदनी में कमी के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तरक्याती और फलाही स्कीमों की अमलावरी को नहीं रोका है। इंतखाबी मंशूर में किए वादों की तकमील के अलावा मुतादिद दीगर स्कीमों पर अमलावरी जारी है। वजीर ने कहा कि आने वाले उगादी त्यौहार तक वरंगल में नलों के जरिए हर घर तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज की जेर क़ियादत वाली रियासतों में कोई भी फलाही स्कीमात पर अमलावरी नहीं हो रही है, जबकि मुल्क के किसान मुखालिफ स्कीमों को मुतारफ़ किया गया है। उन्होंने MLC उम्मीदवार P राजेश्वर को वोट देने की अवाम से अपील की है। ఈ కోరికలు తీసుకుని ఉత్తరప్రదేశ్ అంటే ఎంత గిరిజన యూనివర్సిటీ 400 ఎకరాలంటే 400 ఎకరాలు వచ్చింది. అది మామూలు ఎయిర్పోర్ట్లలో అడిగేయాలి ఆ రైతులందరూ ఒప్పించి మీ పెట్టడానికి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు 600 ఎకరాలు వచ్చి
జిఎంఆర్ పెడతారు, ప్రైవేట్ కడతారు. అంటే ఒక్కొక్కరికి నీచమైన మన మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చే సందర్భంలో रियासती वजीर फिनांस हरीश राव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों को वोट देने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो इख्तियार में नहीं है। अलहदा तेलंगाना के हुसूल का सेहरा सिर्फ के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। वजीर हरीश राव हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर हल्के एमएलसी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इब्राहीमपट्टनम में मुनक्कद किए गए टीआरएस पार्टी कारकुनों के इजलास में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने टीआरएस की उम्मीदवार वाणी देवी को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाने की आवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि एमएलसी इंतखाबी मुहिम का आगाज इब्राहीमपट्टनम से हुआ है। उन्होंने कहा कि 70 से 80% राय दहिंदों को यकीनी रायदही को यकीनी बनाया जाए और अगर वोटों की फीसद में इजाफा हो तो टीआरएस की जीत यकीनी है। उन्होंने वाजे किया कि उनके पास ऐसा नेटवर्क है जो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। सख्त मेहनत करेंगे तो किसी भी फतेह को हासिल किया जा सकता है, हरीश राव ने कहा। దృష్టి కొట్టింది. మేము కూడా ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా మిషన్ భగీరథ లాంటి పథకం పెడతాం, దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో మంచినీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పి ఇవాళ తెలంగాణ చేసి చూపిస్తే ఇవాళ దేశం కూడా మనం చూసి నేర్చుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఉందంటే దీనికి కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కారణం కాదా అని నేను అడుగుతాను. ఈరోజు రైతు బంధు పథకం ఎవరైనా ఆలోచించిందా? రైతుల దగ్గర నీటి తీరువా వసూలు చేసింది, రైతు దగ్గర భూమి శిస్తు వసూలు చేసింది, రైతుకు మద్దతు ధర లేదు, రైతుకు కరెంటు లేదు, రైతుకు విత్తనాలు దొరకలేదు. కానీ రైతుకే ఉల్టా డబ్బులు ఇచ్చి రైతు ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టి రైతు బంధు పథకం తెచ్చి దేశానికి మోడల్గా నిలిచింది తెలంగాణ కాదు. మనం రైతు బంధు ఇచ్చినాక కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారు ఆలోచించి ఇవాళ ఢిల్లీలో కూడా వాళ్ళు కూడా మేము కూడా రైతుకు 6,000 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పి ఒక పథకం తెచ్చాం. మనమేమో ఎకరానికి 10,000 ఇచ్చినాం, ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటే ఇచ్చినాం. కానీ ఆడ ఎన్ని ఎకరాలున్నా 6,000 మాత్రమే రైతుకి ఇచ్చింది. కానీ ఆ ఆలోచన కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? తెలంగాణ ప్రభుత్వం వల్ల, టీఆర్ఎస్ వల్ల ఇలా దేశం నేర్చుకున్న విషయం వాస్తవం కాదా అని అడుగుతారు. కళ్యాణ లక్ష్మి ప్రతి పేరుకి ఆడపిల్లకు మనం रियासती वजीर पुआड़ा अजय कुमार ने कहा कि अपोजिशन मखलूआ जायदादों के मामले को मौजूद बहस बनाकर मुहिम चला रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत अब तक 1,37,000 मखलूआ जायदादों को पुर किया है। वजीर ने कहा कि केटीआर ने तमाम मखलूआ जायदादों से मुतालिक सरकारी तौर पर ऐलान किया था। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात से मुतालिक सवालात का जवाब देने हुकूमत तैयार है, ताहम अपोजिशन इसका सामना करने तैयार नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क में बेरोजगारी में इजाफे की कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि साल में 2 करोड़ मुलाजिमतें देने का वादा करने वाली मरकजी हुकूमत ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। 6 सालों में कितनी मखलूआ जायदादों को पुर किया गया है, इसका जवाब देने का भी उन्होंने बीजेपी से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दिलचस्पी से बैनुल अक़वामी कंपनियां रियासत में सरमायाकारी के लिए आगे आई हैं और इन कंपनियों के क़याम से हज़ारों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया है। वज़ीर ने कहा कि ज़िले खम्मम आरटीसी असासों के तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी एमएलसी इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जॉइंट एक्शन कमेटी PIJAC के एक वफद ने सीनियर टीआरएस कायद व साबिक चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान की ज़ेर क़ियादत टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल और दफ्तर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से उनकी हैदराबाद की क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए खानगी स्कूलों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। मोहतरमा कविता ने उनके मसाइल की बगौर समाअत की, उनके आजीनाना एकसुई का तयखुन दिया। कविता ने महकमे तालीम के DSE को कॉल करते हुए खानगी स्कूलों के अफकारा से वाकिफ़ करवाया और फौरी वफ्द के साथ एक इजलास मुनक़्क़द करने की हिदायत दी। वफ्द ने मोहतरमा कविता को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें मुख्तलिफ मसाइल का तज़किरा किया गया है। मेमोरेंडम में जिक्र किए गए हल तलब मसाइल में स्कूल के ETR रेवेन्यूज MNR से इस्तिस्ना, DCEB फीस की बादस अदायगी, NOC मुज़ावित में नरमी के अलावा टैक्स में छूट और दीगर नुकात शामिल हैं। रुकन काउंसिल से मुलाकात करने वाले जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ्द में फजलुर रहमान खुर्रम, इंजीनियर सैयद हैदर अली, महमूद अली साजिद, मोहम्मद मखदूम अली,
खान, एम ए हकीम, एम ए वाजिद, फताह, मोहतरमा सपना, खालिद अंसारी, वक़ार अहमद, खालिद खलील, मोहतरमा चंद्रचूड़, गैब्रियल अहमद हुसैन और दीगर शामिल थे। कांग्रेस पार्टी रियासती तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों को इंसाफ दिलाने के लिए कांधे से कांधा मिलाकर टीआरएस हुकूमत से मुकाबला करेगी। रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व कारगुजार सदर टीआरएस के टी रामाराव 1,32,000 तकरूरात का दावा करते हुए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनके दावे पर खुला चैलेंज करते हुए मुबाहिसे के लिए दस्तावेजी सबूत के साथ आज गन पार्क आने की दावत दी। केटीआर ने कांग्रेस के चैलेंज को कबूल करने के बजाय अपने चंद गैर मुतमारिफ कारकुनों के जरिए कांग्रेस पर गैर पार्लिमानी अल्फाज के जरिए हमला करने की नाकाम कोशिश की। कांग्रेस पार्टी इन अल्फाज की सख्त मजम्मत करती है। आज मीडिया से बात करते हुए तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दासूजी श्रवण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी रियासती हुकूमत के खिलाफ बेरोजगार नौजवानों और तलबा में शऊर बेदारी करेगी। हमने कांग्रेस पार्टी के तरफ से तेलंगाना में 1,93,000 जॉब्स खाली है, उसको भर्ती करो और साथ ही साथ में जो आंकड़े केटीआर साहब ने प्रेजेंट किया था उसमें पूरे गलतियां हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे बोल के केटीआर साहब बोलने के बाद में हमने राजी होकर के कल जाके हम गन पार्क करने बैठे थे। नहीं आया केटीआर साहब ने, पलटवार कर दिया था। उसके ऊपर से आज उनका चमचाओं से, छोटे छोटे गली रउडी जैसे लोगों से उन्हें जो है सो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अटैक करने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कंडेम कर रहे हैं। गोट्टम गाड़ लो, दिस गाड़ लो, दट ऐसे वैसे बोल के गंदी जबान इस्तेमाल करते हुए जो है सो हमारे को अटैक करने की कोशिश कर रहे। चाहे आप कितना भी गाली दीजिए, चाहे आप कितना राउडीज्म करने की कोशिश कर दीजिए, मगर हम तेलंगाना के जो बेरोजगार है उनके मदद में हम जो लड़ाई चालू किया, ये लड़ाई हम रोकने वाले नहीं हैं। हम गली गली जाएंगे, जिला जिला जाएंगे, हर यूनिवर्सिटी जाएंगे, हर डिग्री कॉलेज जाएंगे, पूरे युवाओं को रोड पे ला करके जो है सो जो केसीआर साहब का जो गलत हुकूमत है बेरोजगार का खिलाफ। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि अगर मरकजी और रियासती हुकूमतें हम आहंगी से काम करेंगी तो टैक्स वसूली में मजीद पेशरफ्त होगी। उन्होंने कहा कि टैक्स वसूली की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए हर हफ्ते बाज़ाब्ता राबता इजलास का फैसला किया गया है। जीएसटी टैक्स वसूली से मुताल्लिक मरकजी और रियासती हुकूमतों के आला अहदेदारों के साथ BR के भवन में सोमेश कुमार ने एक इजलास मुनक्किद करते हुए तबादिले ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में टैक्स वसूली के लिए खुसूसी कमेटियों की तश्कील के साथ खुसूसी रेवेन्यू ड्राइव की मुहिम चलाई गई है। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों को टैक्स वसूली के लिए किसी भी मसले के बगैर हम आहंगी के साथ काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मीटिंग में CGST हैदराबाद के चीफ कमिश्नर मलिक कारिया, स्टेट टैक्स कमिश्नर नीतू कुमारी प्रसाद, CGST हैदराबाद के प्रिंसिपल कमिश्नर पुरुषोत्तम, CGST मेडिकल कमिश्नर श्रीधर, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी कमिश्नर YR रेड्डी और रियासती अहदेदारों ने शिरकत की। कांग्रेस के सदर और रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वकील जोड़े वामन राव और उनकी अहलिया के कत्ल केस को मौसर बनाने जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। हुक्मरान जमात के कायदीन के ताउन से कत्ल हुआ है। हुकूमत इस केस पर संजीदा न होना अफसोस की बात है। इस मसले पर हमारी जद्दोजहद मुस्तहकम होनी चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि दिन दहाड़े सड़क पर अवाम की मौजूदगी में कत्ल इस बात को अयान करता है कि अब रियासत में अमन व अमान खत्म हो चुका है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस कत्ल में TRS और पुलिस का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में अवाम TRS को सबक सिखाएगी। कौंसिल इंतखाबात में वकला मुखालिफ TRS मुहिम शुरू कर दें। वकला एक्ट लाने के लिए मैं पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करूंगा, उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। మాసంలో హైకోర్టులో వాంగ్మూలం ఇచ్చినా ఎందుకు స్థానిక పోలీసులు వీళ్ళకి రక్షణ కల్పించలేరు జవాబు చెప్పాలి. అదే విధంగా
అదేవిధంగా వామన్ రావు నాగమణి స్థానిక టిఆర్ఎస్ నాయకులపై అనేక కేసులు ప్రజల పక్షాన వేసిన విషయం కూడా వారు మనవి చేస్తున్నారు. దాని పర్యవసనమే ఈ హత్య జరిగిందని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా వారి తండ్రి కిషన్ రావు చెప్తున్నాడు. ఇస్తారా లేదా మేము కూడా గమనిస్తాం. అది చాలా స్పష్టంగా ఈ రామాలయంలో జరిగిన విషయానికి వామన్ రావు హత్యకి ఏమీ సంబంధం లేదు. सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी कायदीन को मुखातिब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि ये दलित कायद को वजीर आला के ओहदे पर फायज करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो खुद हासिल कर लिया, लेकिन ये दलित को वजीर आला बनाने के बजाय खुद वजीर आला के ओहदे पर फायज हैं। बी संजय ने वजीर आला से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर एससी कमीशन कायम करे और एसटी तबके को खर्च-ए-जात देने के इकदाम करें। ఆ గొప్ప మహనీయుడు. అందుకే ఈ రోజు మనం చూస్తున్నాం, నిజంగా దళితులే హిందూ ధర్మ రక్షకులు. గుర్తుంచుకోండి, దళితులే హిందూ ధర్మ రక్షకులు. దళిత సమాజం లేని హిందూ సమాజాన్ని ఎవరు ఊహించుకోలేం. దాన్ని గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ మత మార్పిళ్ల పేరుతోని, అసమానతల పేరుతోని దళిత సమాజాన్ని హిందూ సమాజం నుంచి వేరు ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా అందరూ కలిసికట్టుగా ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని ఎదుర్కో తీయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందరూ కూడా దళితుల నిజమైన హిందువులు. ఆచార వ్యవహారాలను, సనాతన సాంప్రదాయాలను కాపాడిన వ్యక్తులే దళితులు. కానీ తప్పుడు ప్రచారాలతోని ఇవాళ సమాజాన్ని చీల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందుకే మనకు స్ఫూర్తి. रुकने असेंबली दानम नागेंद्र ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात इंतहाई अहम हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी को वाकई पीवी नरसिम्हा राव से मोहब्बत है तो उनकी दफ्तर वाणी को एमएलसी इंतखाबात में कामयाबी दिलवाने में तायद करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के पास फिलहाल कोई मौजू नहीं है, इसलिए वो बौखलाहट का शिकार हो गई है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की जानिब से मुतारिफ किए गए इस्लाहात की वजह से आज हिंदुस्तान तमाम शोबों में आगे बढ़ रहा है। दानम नागेंद्र ने वाणी देवी को कामयाब बनाने की अपील की है। वो గెలిచేది ఓటర్స్ నిర్ణయిస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి న్యాయ నిర్ణేత కాదు కదా. రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కడు చెప్పినంత మాత్రం కాదు. నిజంగా రేవంత్ రెడ్డికి పివి నరసింహారావు గారి మీద గౌరవం ఉంటే పోయి అక్కడ పివి నరసింహ ఘాట్లో ఉట్టి మన పూలదండలు వేసి కాదు. ఇప్పుడు పివి కుటుంబం మీద మీకు గౌరవం ఉంటే గెలిపియండి. గెలిపించి మేము కూడా మీలో భాగస్వాములు అయ్యామని మీరు కూడా క్రెడిట్ తీసుకోండి. రేవంత్ రెడ్డి కానీ ఇంకో పార్టీ కానీ బీజేపీ కానీ బండి సంజయ్ కానీ ఎవరే కానీ నిజంగా పివి కుటుంబం మీద మీకు గౌరవం ఉంటే మీరు ఓటేసి గెలిపించి మేము కూడా అసలు నిజంగా మేమే అనుకున్నాము పివి నరసింహారావు గారి కుటుంబం నుంచి అభ్యర్థి మేము డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఇనానిమస్గా వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకొని వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారనుకో. అలా చేస్తుంటే వాళ్ళ గౌరవం చాలా పెరిగేది, రెండింతలు పెరిగేది. కానీ వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకోకుండా సపోర్ట్ చేయకుండా విమర్శించడం అనేది అది చాలా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే అలాంటి మహానాయకుడు యొక్క కూతుర్ని ఈరోజు తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ కుటుంబాన్ని గౌరవించాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఇలాంటి చీప్ పాలిటిక్స్తోని మీరు విమర్శించి మరి అదేవిధంగా కుటుంబాన్ని మరి ఇప్పటికీ ఎన్నో త్యాగాలు చేసినట్టు ఆ కుటుంబం మీద మనం మాట్లాడడం అంటే అది దురదృష్టం. ఇది గెలిచేది ఓటర్స్ నిర్ణయిస్తారు. सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हैदराबाद और सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद जो लाइसेंस रखते हैं अपने हथियारों को फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में जमा करा दें या फिर सरकारी डीलरों के हवाले कर दें और मुतालिका पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करें। कमिश्नर ने कहा कि 14 मार्च को होने वाले फारिग तहसील एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि फैसला इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम और अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए किया गया है।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस रखने वाले तमाम असलहा को इंतखाबी अमल की तकमील के बाद 24 मार्च को वापस किया जाएगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया। टीआरएस उम्मीदवार पी राजेश्वर रेड्डी हल्के ग्रेजुएट एमएलसी नलगुंडा वरंगल खम्मम ने हफ्ते के रोज हानमकुंडा में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए बताया कि तेलंगाना में जिस तरह फलाही स्कीमात रुबा अमल हैं वो मुल्क के किसी भी हिस्से में मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत ने 1,32,000 अफराद को मुलाजिमतें फराहम की, जिसकी वजह से रियासत के नौजवान ताजर पेशा लेक्चरर और दीगर टीआरएस के साथ हैं। इस इंतखाबी मुहिम में गवर्नमेंट विप विनय भास्कर भी मौजूद थे। మంది సంతృప్తిగా సమాధానాలు ఇచ్చిండ్రు, వాళ్ళకి ఇంకా కావాల్సిన విషయాలు కూడా చెప్పిండ్రు। వాటిని కూడా అధికారుల ముందు ప్రభుత్వం ముందు ప్రస్తుతం అయితే ఐఐటి చెప్తున్నాం 2014 కంటే ముందు తెలంగాణ ఎట్లున్నది వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నది తెలంగాణ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి భారతదేశంలో ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవి గాని తీసుకోండి 1,31,000 ఉద్యోగాలను ఇప్పటికే ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఇచ్చినాం ఇంకొక 50-60,000 ఉద్యోగాలు త్వరలో ఇవ్వబోతున్నాం ఉన్న ఉద్యోగులందరూ కూడా జీతభత్యాలు బాగా పెంచుకున్నాం కొత్త వాళ్ళకు కూడా మళ్ళా పెంచుకుంటూ ఇవాళ ఉద్యోగస్తులకు కూడా త్వరలో పిఆర్స్ కూడా అమలయ్యే విధంగా పూర్తిగా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది చాలా మంది కాయగూర మాటలు మస్తు చెప్తున్నారు విమర్శకులకు ఒక సద్విమర్శ అయితే తీసుకొని సమాధానం చెప్తాం కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి మేము సమాధానం చెప్పదలుచుకోలే ఇవాళ పట్టభద్రులు గాని ఓటర్లే వాళ్ళే ఖచ్చితంగా వారి యొక్క సమాధానాలు వాళ్ళు చూసుకొని ఖచ్చితంగా దానికి సరైన విధంగా స్పందిస్తారని ఆశాభావంతో మేము ఉన్నాం సంపూర్ణంగా పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారికి గెలుపు కోసం కృషి చేయటం కాకుండా మాకు తెలిసినటువంటి బంధుమిత్రులు మా కాలనీలో కూడా చెప్తామని చెప్పడం జరిగింది మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అన్ని వర్గాల ప్రజలను అంటే ఈ మధ్యలో ఒక 10-15 రోజుల నుంచి మా సభ్యత కార్యక్రమం కూడా ముమ్మరం చేసినాం ఈ నియోజకవర్గంలో అనేక వర్గాల ప్రజలు ఉంటారు కాబట్టి ఏ వర్గాన్ని కలిసినా కూడా మరి ఖచ్చితంగా పల్ల రాజేశ్వర రెడ్డి గారి గెలుపు కోసం కృషి చేస్తామన్నట్టు ఉన్నారు మరి ఇంకా కొంతమంది మేధావులు అయితే ప్రశ్నించిన గొంతు కాదు మాకు పరిష్కారం అయ్యే గొంతు కావాలని చెప్పి మరి పరిష్కరించే ప్రభుత్వం కేసీఆర్ది కాదు आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की ऑस्ट्रेलिया में मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। उसकी शनाख्त जिले प्रकाशम के कोरसीपाडू गांव के रहने वाले हरीश बाबू के तौर पर की गई है। वो मुलाजिमत के मकसद से बैरून मुल्क गया था और एडिलेड के सेल्सबरी में गुज़िश्ता 6 बरस से मुकीम था। इतला के बाद मुकामी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। आंध्र प्रदेश के गुनावरम एयरपोर्ट पर कोहर की घनी चादर के होने के सबब तैयारों की लैंडिंग में मुश्किलात हुई। लैंडिंग के लिए इजाज़त न मिलने पर तैयारों ने फिजा में ही चक्कर लगाए। 67 मुसाफिर के साथ स्पाइस जेट का तैयारा बेंगलुरु से गुनावरम पहुंचा, ताहम एयरपोर्ट पर कोहर की वजह से इस तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके नतीजे में पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के अतराफ चक्कर लगाने पर मजबूर हो गया। इसी तरह कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से गुनावरम पहुंचने वाले एयर इंडिया के तैयारे को भी लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। तकरीबन 1 घंटे तक फिजा ही में चक्कर लगाने के बाद एयरपोर्ट पर उनको लैंडिंग की इजाज़त दी गई। पेद्दापल्ली जिले में एक सरकारी अस्पताल का एक मुलाजिम कोरोना वायरस के 2 टीके लेने के बाद भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया। गोदावरी खन्ना हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में काम करने वाले मुलाजिम ने कोरोना वैक्सीन गुज़िश्ता माह की 18 तारीख को ली थी और दूसरी खुराक इस माह की यानी फरवरी की 18 तारीख को उसे दी गई थी। उसके बाद इस मुलाजिम में कोरोना वायरस की अलामात देखी गई। बताया जाता है कि मज़कूरा मुलाजिम की सूंघने की सलाहियत ख़त्म हो गई थी, जिस पर उसने कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें वो कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया। उसकी बीवी भी कोरोना से मुतासिर हो गई है। इसी तरह ज़िले के रामागुंडम एनटीपीसी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को भी कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया है। बैंक मैनेजर के कोरोना से मुतासिर होने की वजह से बैंक बंद कर दिया गया। इसी तरह बैंक के तमाम मुलाजिमीन के तिब्बी मुआयने करवाए जा रहे हैं। स्कूल में शराब नोशी करते हुए खुमारबाजी करने वाले 6 सरकारी टीचर्स और एक मंडल एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया है। ये वाक़या
नलगुंडा के आदिलाबाद जिले में पेश आया टीचर्स की स्कूल में शराब नोशी का वीडियो वायरल होने के बाद महकमे तालीम के आरजेडी ने 6 असातिज़ा और एक मंडल एजुकेशन ऑफिसर को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के बेला ZPHS हेडमास्टर के नरसिमलू, जो बेला तानसी भीमपुर के मंडल एजुकेशन ऑफिसर भी हैं, हाल ही में बेला स्कूल में चपरा ZSPG के हेडमास्टर GP जनेश्वर, बेला ZPCH असिस्टेंट स्वर्ण, प्राइमरी स्कूल असिस्टेंट T नरसिम्हा स्वामी और दीगर 3 टीचर्स सरसन्ना, देवराव और अनंतराव के साथ शराब नोशी और खुमारबाजी की थी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। DTF ने इस वक्त की RJD के साथ कमिश्नर ऑफ एजुकेशन को शिकायत दर्ज करवाई। वारंगल RJD ने इस मामले का संजीदा नोट लिया और RJD लिंगे ने इस वाक़े में मुलविस 7 मुलाजिमिन को ड्यूटी से मुअत्तल कर दिया। क्लासरूम में खातून टीचर पर कातिलाना हमला हुआ। हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर था। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले मगरबी गोदावरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मगरबी गोदावरी जिले के संगोडियानपेट मंडल परिषद स्कूल में नागा लक्ष्मी नामी टीचर खिदमात अंजाम देती है। वो मामूल के मुताबिक क्लास में बच्चों को तालीम दे रही थी कि उसके शौहर दुर्गा प्रसाद अचानक क्लासरूम में दाखिल हुआ और नागा लक्ष्मी के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। बाद अज़ां चाकू से दीवानावार हमला कर दिया। इस दौरान क्लासरूम में मौजूद बच्चों ने चीख पुकार शुरू कर दी, जिस पर दीगर क्लासेस के तुलवार, असातिज़ा और हेडमास्टर वहां पहुंच गए और दुर्गा प्रसाद को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नागा लक्ष्मी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। नारायणपुर गांव के नागा लक्ष्मी की शादी जंगारेड्डी गोडम मंडल के दुर्गा प्रसाद से 2016 में हुई थी। इनकी एक 3 साला बेटी है। शौहर और बीवी के दरमियान कुछ अरसे से झगड़ा चल रहा था। नागा लक्ष्मी ने शौहर के खिलाफ जहेज हिरासानी का केस दर्ज करवाया था। वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक बेकाबू कार ने हलचल मचा दी। बताया जा रहा है कि गौतम नामी नौजवान हालत नशा में कार चला रहा था। तेज रफ्तारी के बास कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार ट्रैफिक सिग्नल के खंभे से टकरा गई और डिवाइडर को टक्कर देकर उलट गई। इस हादसे में कार में सफर करने वाले नौजवानों में संदीप नामी नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ ही नौजवान मौके से फरार हो गया। इत्तला के बाद पुलिस वहां पहुंची और गौतम को गिरफ्तार कर लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में ACP पुरुषोत्तम रेड्डी ने बताया कि गौतम के खिलाफ तेज रफ्तार और शराब पीकर ड्राइविंग करने के इल्जाम में दफे 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आए एक दिलसोज वाक़े में वालिदैन ने अपने 12 साल बच्ची को उसके वालिदैन ने एक 46 साल शख्स को फरोख्त कर दिया ताकि वो अपनी सबसे बड़ी बेटी का इलाज करा सकें, जो सांस के आर्यजे में मुब्तला है। इत्तला में बताया गया है कि कुट्टूर से ताल्लुक़ रखने वाले सबिया से उनके पड़ोसी में रहने वाले एक जोड़े से रब्त किया और रब्त पैदा किया और लड़की के वालिदैन को 25,000 रुपये की पेशकश की। बाद में 10,000 रुपये सौदा हुआ। इस शख्स ने नाबालिग से शादी करने के बाद अपने रिश्तेदारों के पास रखा। लड़की चीखों पुकार करके रोने लगी। आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने सरपंच को इत्तला दी। सरपंच ने पुलिस को इस मामले की खबर दी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद असम्बली हल्के के साबिर खूनी असम्बली 82 साला बागन्ना तवील अलालत के बाद जुमा की रात इंतकाल कर गए। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से 1954 के असम्बली इंतखाबात में जहीराबाद असम्बली हल्के से इंतखाब लड़ा और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले P नरसिंह रेड्डी को 35,000 की भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी थी। कुछ अरसे से अलालत के बाद हैदराबाद के खानगी अस्पताल में शरीक थे। रात में उनका इंतकाल हो गया। C बागन्ना ने 1984 से 1989 तक MPP सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। बागन्ना वो पहले शख्स थे जिन्होंने जहीराबाद में तेलुगु देशम से 1954 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।